भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आरती शर्मा, कक्षा बीए, बीएससी, बीएड प्रथम सेमेस्टर जो अपनी हिंदी विषय है उसका एक टॉपिक लेके आई हूँ, क्रिया। तो क्रिया के बारे में हम अब विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। क्रिया का क्या अर्थ होता है? क्रिया का अर्थ है करना। क्रिया के बिना कोई वाक्य पूर्ण नहीं होता है। अब इसकी हम परिभाषा देखेंगे। परिभाषा: जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम क्रिया की एक और परिभाषा: जिस शब्द या अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे। सीता नाच रही है, बच्चा दूध पी रहा है, सुरेश कॉलेज जा रहा है, शिवाजी बहुत वीर थे। इसमें नाच रही है, पी रहा है, जा रहा है शब्दों से कार्य का बोध हो रहा है। इन सभी शब्दों से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध हो रहा है, अतः ये क्रियाएं हैं। क्रिया सार्थक शब्दों के 8 भेदों में से एक भेद है। व्याकरण में क्रिया एक विकारी शब्द है। क्रिया जो शब्द है वो एक क्या है? विकारी शब्द है। क्रिया के कई रूप होते हैं जो प्रत्यय और सहायक क्रियाओं द्वारा बदले जाते हैं। क्रिया के रूप से उसके विषय, संज्ञा या सर्वनाम के लिंग और वचन का भी पता चल जाता है। क्रिया वह विकारी शब्द है जिससे किसी पदार्थ या प्राणी के विषय में कुछ विधान किया जाता है अथवा जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। जैसे इसके और एक उदाहरण देखेंगे हम। घोड़ा जाता है, पुस्तक मेज पर पड़ी है, मोहन खाना खाता है। और एक वो एग्जाम्पल, राम स्कूल जाता है। उपयुक्त वाक्यों में जाता है, पड़ी है और खाता है ये क्रियाएं हैं। धातु हिंदी व्याकरण, जो धातु है वो हिंदी व्याकरण का एक मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे कुछ वो देखेंगे हम, एक पैराग्राफ। क्रिया के साधारण रूपों के अंत में ना लगा रहता है, जैसे आना, जाना, पाना, खोना, खेलना, कूदना आदि साधारण रूपों के अंत का ना निकल देने से जो बाकी बचे उसे क्रिया की धातु कहते हैं। आना, जाना, पाना, खोना, खेलना, कूदना क्रियाओं में आ, जा, पा, खो, खेल, कूद धातुएं। ये तो क्या है? ये धातुएं हैं। शब्दकोश में क्रिया का जो रूप मिलता है उसमें धातु के साथ ना जुड़ा रहता है। ना हटा देने से धातु शेष रह जाती है। जैसे लिख। अब इसमें हम इन शब्दों में ना को हटा देंगे तो लिख, पढ़, जा, खा, गा, रो आदि। और ना को जोड़ देंगे तो लिखना, पढ़ना, जाना, खाना, गाना, रोना आदि हो जाएगी। इन्हीं धातुओं से लिखता, पढ़ता आदि क्रियाएं बनती हैं। धातु के आते हैं भेद। धातु के होते हैं 2 भेद, मूल धातु, यौगिक धातु। पहली देखेंगे मूल धातु। यह स्वतंत्र होती है तथा किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती है। मूल धातु के उदाहरण जा, खा, पी, रह आदि।
अब आती है दूसरे नंबर पर यौगिक धातु। यौगिक धातु में मूल धातु में प्रत्यय लगाकर कई धातुओं को संयुक्त करके अथवा संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। अब यौगिक धातु के कुछ उदाहरण: उठना, उठवाना, दिलाना, दिलवाना, कराना, करवाना। और देखेंगे रोना, धोना, चलना फिरना, खा लेना, उठ बैठना, उठ जाना, खेलना कूदना आदि। आगे ये और है जैसे बतियाना, गरमाना आदि। यौगिक धातुएं 3 प्रकार की होती हैं: प्रेरणार्थक, नंबर 1 प्रेरणार्थक क्रिया, नंबर 2 यौगिक क्रिया, नंबर 3 नाम धातु क्रिया। नंबर 1 प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक एवं सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती हैं। आना लाना जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक एवं बाना जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनते हैं, जैसे उठना, उठवाना, दिलाना, दिलवाना आदि। यौगिक क्रिया। 2 या 2 से अधिक धातुओं के संयोग से यौगिक क्रिया बनती है, जैसे रोना, धोना, चलना फिरना, खा लेना, उठ बैठना, उठ जाना, खेलना कूदना आदि। नाम धातु क्रिया। इसमें है, इसकी परिभाषा है, संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातु को नाम धातु क्रिया कहते हैं, जैसे क्रियाना, लतियाना, बतियाना, गरमाना, ठंडाना आदि। नाम धातु के उदाहरण: गाली से गरियाना, लात से लतियाना, चिकना से चिकनाना, ठंड से ठंडाना। अब अपनी क्रिया के भेद। क्रिया के कर्म के आधार पर 2 भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो इसमें हम देखेंगे सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े वह सकर्मक क्रिया कहलाती है अर्थात सहित कर्म के साथ। जैसे बच्चा चित्र बना रहा है, गीता सितार बजा रही है। दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा देखेंगे, जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर नहीं कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं में कर्म का होना आवश्यक होता है। जैसे और एग्जाम्पल: मैं लेख लिखता हूँ, सुरेश मिठाई खाता है, मीरा फल लाती है, भंवरा फूलों का रस पीता है। अगली आती है अपनी सकर्मक क्रिया के भेद। तो सकर्मक क्रिया की भेद में आता है 2 भेद, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। तो हम पहले देखेंगे एक कर्मक क्रिया। जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। माँ, एग्जाम्पल उदाहरण देखेंगे, माँ अखबार पढ़ रही है, यहाँ माँ के द्वारा एक ही कर्म पढ़ना हो रहा है। अगली है अपनी द्विकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में क्रिया के साथ 2 कर्म प्रयुक्त हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण: अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं, यहाँ कंप्यूटर और छात्रों को 2 कर्म है इसमें। जैसे एग्जाम्पल और देखते हैं तो राधा दूध पी रही है, इसमें तो एक कर्म हो गया। द्विकर्म में जैसे माँ ने बच्चों को दूध पिलाया, अध्यापक जी छात्रों को हिंदी पढ़ा रहे हैं। अब इसमें एक नोट आता है, नोट है किसको क्या से प्रश्न करे, अगर उत्तर सही हो तो सकर्मक क्रिया एवं उत्तर नहीं दे सकते हैं तो अकर्मक क्रिया होती है। तो अपनी आती है अगली अकर्मक क्रिया। इसकी परिभाषा: जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल कर्ता पर पड़ता है क्योंकि कर्म प्रयुक्त नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे आशा गाती है, यहाँ पर कर्म नहीं है। दूसरे शब्दों में जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर ही पड़ता है वे अकर्मक क्रिया कहलाती है। ऐसी अकर्मक क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती है।
जैसे और उदाहरण, राकेश रोता है, सांप रेंगता है, बस चलती है। कुछ अकर्मक क्रियाएं मैं दे रही हूँ, जो कौन कौन सी अकर्मक क्रियाएं हैं वो मैं बोल रही हूँ। लजाना, होना, बढ़ना, सोना, खेलना, अकड़ना, डरना, बैठना, हंसना, उगना, जीना, दौड़ना, रोना, ठहरना, चमकना, डोलना, मरना, घटना, जागना, उछलना, कूदना आदि। काल के आधार पर भूतकालिक क्रिया, दूसरी वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। नंबर 1, भूतकालिक क्रिया, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते समय में कार्य के संपन्न का बोध होता है, भूतकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे वह विदेश चला गया, उसने बहुत सुंदर गीत गाया। अगली आती है अपनी वर्तमानकालिक क्रिया, क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, वर्तमानकालिक क्रिया कहलाती है। उदाहरण देखेंगे इसके, गीता हॉकी खेल रही है, इसमें वर्तमान का बोध हो रहा है, विमल पुस्तक पढ़ रहा है। भविष्यकालिक क्रिया, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, भविष्यकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे नंबर 1, गार्गी छुट्टियों में कश्मीर जाएगी, दिनेश निबंध प्रतियोगिता में भाग लेगा। अब आते हैं हम रचना के आधार पर क्रिया के भेद, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, रचना या प्रयोग तथा रचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो इसके 5 भेद होते हैं। नंबर 1, संयुक्त क्रिया। नंबर 2, नाम धातु क्रिया। नंबर 3, प्रेरणार्थक क्रिया। नंबर 4, पूर्णकालिक क्रिया। नंबर 5, कृदंत क्रिया। तो इसमें हम पहले नंबर 1 संयुक्त क्रिया को देखेंगे। तो संयुक्त क्रिया, 2 या 2 से अधिक धातुओं से बनी क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण, मोहन भारत पढ़ने लगा, इसमें 2 क्रियाएं हैं। अगली आती है अपनी नाम धातु क्रिया। वे क्रियापद जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनते हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे रंगना, लजाना, अपनाना, गरमाना, चमकाना आदि। अगली आती है अपनी प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया वे क्रियाएं जिन्हें कर्ता स्वयं ने करके दूसरों को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, उन क्रियाओं को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण नंबर 1, दुष्यंत हेमंत से पत्र लिखवाता है, मैंने एक घर बनवाया। अगली अपनी आती है पूर्वकालिक क्रिया। इसकी परिभाषा देखेंगे, कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया आरंभ करता है। इसमें क्या है कि जो उसने एक क्रिया को करके वो दूसरी क्रिया को करता है, उसका प्रारंभ करता है, तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे वह पढ़कर लिखने लगा, उसने पहले तो पढ़ा और पढ़ने के बाद वो लिखने लगा, तो 2 क्रिया। भावना खाकर सोने गई। अगली आती है अपनी कृदंत क्रिया। कृदंत जो क्रिया है उसे सजातीय क्रिया भी कहते हैं। वे क्रियाएं जहाँ कर्म तथा क्रिया दोनों एक ही धातु से बनकर तथा साथ प्रयुक्त होती है, उन्हें कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे भारत ने लड़ाई लड़ी। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।